हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तकरीबन 9 to 10 वीडियोस मैंने उस चैप्टर पे अपलोड किए हैं। आई होप कि आपको सारे वीडियोस काफी अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आपने देखा कि कैसे सिंपल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अगर अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और उनका बोर्ड एग्जाम में फायदा हो। ठीक है, ओके। तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ कर्व का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके पहले वो बेसिक कर्व देख लेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला कर्व है लाइन। ठीक है, सबको पता है कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लो एक्स एक्सिस दिए और एक वाई एक्सिस दिए। ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन है क्योंकि आपकी लाइन एल। ये लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने के साथ कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रही है? फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx। y इज इक्वल्स टू mx होता है। ठीक है, अगर लाइन ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती है, जैसे ये लाइन होगी, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, बट ये लाइन कहां से? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू माइनस mx। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू माइनस mx होता है। तो बस आपको लाइन की कुछ बेसिक नॉलेज आना चाहिए। जनरल कोई भी एक लाइन है, जैसे लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक लाइन का ही इक्वेशन है। ऊपर वाला भी एक लाइन का इक्वेशन है, ये भी लाइन का इक्वेशन। दोनों में फर्क है, ये किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं और ये कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको लाइन का इक्वेशन बनाते आना चाहिए। ठीक है, या लाइन का इक्वेशन अगर दिया है तो उससे लाइन बनाते आनी चाहिए। ठीक है, ओके। लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत गिरेगी? 2 पॉइंट्स की जरूरत गिरेगी। ठीक है, ठीक। तो लाइन आपने देख लिया। अब देखते हैं साइन कर्व। साइन कर्व, ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? साइन फंक्शन का ग्राफ तो ये स्टार्ट होता है कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये होता है साइन फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है? 0। यहाँ कितनी होती है? x की वैल्यू 90। जब x की वैल्यू 90 होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है? 1। और फिर यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है? पाई। फिर यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है? 3 पाई बाई 2। फिर यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। फिर ये कितनी होती है? 5 पाई बाई 2। फिर ये कितनी होती है? 3 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाता है। तो देखो 0 पे पाई पे तो कितना हो गया? 0 से लेके पाई, फिर ये क्या हो गया? पाई से लेके 2 पाई, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई। इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, तो 1 कब मिलेगा? 1 मिलेगा पाई बाई 2 पे, और कब मिलेगा? 5 पाई बाई 2 पे। -1 कब मिलेगा? -1 मिलेगा 3 पाई बाई 2 पे, और कब मिलेगा? इधर में आ जाएगा फिर। और इस तरीके से साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। अच्छा, ये कितना होता है? ये होता है -पाई बाई 2, -1। फिर यहाँ पे होता है -पाई पे फिर 0, और -3 पाई बाई 2 पे फिर 1, फिर -2 पाई पे फिर 0। तो इस तरीके से साइन फंक्शन का
ग्राफ बनता है। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि साइन फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे। शुरुआत देखो जीरो से ना, यहाँ से शुरुआत होती है इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ अपने फिजिक्स के क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, साइन कर्व, ओके ठीक है। ओके तो अभी आपने देखा साइन कर्व कैसे होता है। अब आते हैं कोसाइन कर्व पर। तो कोसाइन कर्व देखो, कोसाइन कर्व जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर इस तरीके से आता है। तो ये कितना एंगल रहा होगा यहाँ पे π/2, x की वैल्यू कितनी होगी π/2, क्योंकि π/2 पे cos 0 होता है, ठीक है। फिर यहाँ कितना होता है पाई पे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2 पे फिर 0। फिर आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2π पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, इस तरीके से। हाँ इधर ये कितना हो जाएगा -π/2 पे cos 0 होता है। फिर आगे जब बढ़ा तो ये हो जाएगा -π पे वैल्यू कितनी होती है, -π पे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। फिर ये हो जाएगा -3π/2, ठीक है। तो ये होता है कोसाइन। साइन और कोसाइन में फर्क देखो, साइन का ग्राफ ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, और कोसाइन का ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो आपको बस ये ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज हमें करना है आगे जाके, ठीक है। ओके ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया, साइन कर्व हमने देख लिया, कॉस कर्व हमने देख लिया। अब आते हैं सर्कल पे, ठीक है। सर्कल वैसे सबको पता ही है, पर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है ना, ये समझो। तो सबसे पहला देखो, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। एक सर्कल हमने बनाया जिसमें सेंटर क्या है, ओरिजिन है। एक सर्कल हमने बनाया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और इसके रेडियस है r, इसके रेडियस का है r। इस सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। तो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखाई दे x² + y² = r², तो आपको क्या समझना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, रेडियस क्या है, r है, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया h, k, सेंटर क्या है h, k, और इसकी रेडियस है r। सेंटर क्या है h, k, रेडियस क्या है r। तो इस सर्कल का इक्वेशन होगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। यहाँ पे x² + y² = r², सेंटर ओरिजिन रेडियस r, यहाँ सेंटर h, के सेंटर रेडियस r। थर्ड होता था जैसे एक सर्कल दिया आपको, ये सर्कल है और ये होगा इसका डायमीटर, AB का डायमीटर, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अगर आपको किसी सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट पता है तो उस सर्कल का इक्वेशन होता है x - x1 * x - x2 प्लस y - y1 * y - y2 = 0, ठीक है। और उसके बाद होता है जनरल सर्कल, फोर्थ होता है जनरल सर्कल। जनरल सर्कल कोई भी सर्कल, तो जनरल सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जनरल सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और जनरल सर्कल के सेंटर होते हैं -g -f। ये सब आपको याद करना पड़ता है। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर -g -f, रेडियस होता है √g² + f² - c, ठीक है। जनरल सर्कल, इसका सेंटर और इसकी रेडियस। अगर किसी सर्कल का सेंटर h, k है, रेडियस r है, तो ये इसका इक्वेशन। अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है तो उस सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो बस आपको डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, उसकी डायग्राम पता होना चाहिए, ओके ठीक है। ओके तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड कर्व देख लिया, स्ट्रेट लाइन देखी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद में देखा कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। अलग अलग इक्वेशन ऑफ सर्कल होते हैं, उसके डायग्राम कैसे होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला। देखो ये जो पैराबोला है, ये हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे तो पैराबोला पूरा का पूरा एक चैप्टर है,
ठीक है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इतना समझ लो कि पैराबोला होता क्या है, कैसे दिखाई देता है, उसके इक्वेशंस क्या है, उसके टर्मिनोलॉजी क्या है, बस इतनी कुछ चीजें का नॉलेज आप ले लो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वैसे तो काफी सारे पैराबोला है बट हम लोग सिर्फ 4 स्टैंडर्ड पैराबोला को डिस्कस करने वाले हैं। आप एक समझ लो तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक, तीसरा चौथा ऑटोमेटिक सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं पैराबोला के साथ। पैराबोला, ओके, पैराबोला आई थिंक आपने ये वर्ड पहले भी सुन के रखा होगा, ठीक है ना, सबके लिए ऐसा नहीं कि ये कोई नया वर्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पैराबोला ये वर्ड सुना होगा। आप में से काफी सारे बच्चों ने तो पैराबोला दिखता कैसे वो भी आपको पता होगा, कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपको आया होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं उसके ग्राफ से, तो उसका ग्राफ बनता कैसे। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक है वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक हम लोग क्या करते हैं ना, फिक्स पॉइंट लेते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं फोकस। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ये हो गया आपका ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस फोकस का जो डिस्टेंस है वो होता है स्मॉल ए, वो क्या होता है, स्मॉल ए। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, फोकस के कोऑर्डिनेट a,0। अच्छा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस पे, यानी a डिस्टेंस पे हम लोग एक फिक्स लाइन लेते हैं। ठीक है, फिक्स लाइन, ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट जिसका नाम क्या है, फोकस। एक फिक्स्ड लाइन होती है तो इसका भी नाम है, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ओरिजिन से दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ओरिजिन से दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक लाइन बनानी है, x इज इक्वल टू -4 की लाइन बनानी है, x इज इक्वल टू -4, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पर कहीं भी -4 देखोगे और एक लाइन बना लोगे, तो ये किसकी लाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू -4 की लाइन होगी। अगर मैं आपको रिवर्स वे में पूछूं, रिवर्स में ये पूछता हूँ कि एक लाइन है जो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे है, तो इसका इक्वेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, क्योंकि x एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, निगेटिव x एक्सिस पे इसलिए -4। तो अगर मैं आपको अब ये पूछता हूँ कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, यानी x प्लस a इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ओके, चलो अब ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, एक मूविंग पॉइंट लेते हैं, एक p क्या है, मूविंग पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब ये मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है ना, इक्वल। फिर यही पॉइंट यहाँ पे भी मूव करेगा, तो यहाँ से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो यही पॉइंट आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ से लेके इस पॉइंट, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस सेम होता है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर से फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होता है। तो ऐसे करते 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 एक टाइम पे ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये पॉइंट यहाँ जाएगा, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से फिर डिस्टेंस सेम होगा, फिर ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस सेम होगा। तो इस तरीके से काफी सारे पॉइंट रहेंगे जिसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हम वो सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो कर्व तैयार होता है, इसी कर्व को हम लोग कहते हैं पैराबोला। ठीक है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला कहते हैं।
ठीक है। तो चलो पैराबोला कैसे दिखाई देता है ये समझ में आ गया सबको। ओके, तो हमने क्या बोला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि P एक मूविंग पॉइंट है, वहां से लेके फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि PS, और P से लेके M तक का डिस्टेंस यानी PM, ये होता है E। PS अपॉन PM यानी कि E को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अभी E के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट अपने को कर्व मिलते हैं, ठीक है। पैराबोला मिलता है, हाइपरबोला मिलता है, इलिप्स मिलता है, ठीक है। तो ऐसे E के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या मिलता है अपने को, डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलते हैं। तो पैराबोला के लिए E कितना होता है 1, पैराबोला के लिए E कितना होता है 1। कैसे, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। अब ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये ध्यान रखना है कि पैराबोला के लिए फॉर पैराबोला E इज इक्वल्स टू 1। E यानी क्या है, E एक रेशियो है, किसका रेशियो है, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स लाइन के बीच का रेशियो है। तो पैराबोला बनने के लिए, ये जो पैराबोला है ये बनने के लिए E को कितना होना पड़ेगा 1। PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। सो PS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा। PS इज इक्वल्स टू PM। अब PS कैसे निकालते हैं, चलो PS देखते हैं। PS देखो, P के कोऑर्डिनेट आपको पता है, S के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, P के कोऑर्डिनेट पता है, S के कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके PS निकाल लोगे। x माइनस a होल स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल गया PS। अब PM कैसे निकालते हैं ना, PM ध्यान से देखना, ये लाइन हो गई, ये लाइन आपकी, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस a इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट है P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। हमें ये PM डिस्टेंस निकालना है। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन क्या x प्लस है, और एक पॉइंट है P, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसी चीज को मैंने ऐसे बना लिया, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का इक्वेशन करते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से, लाइन का इक्वेशन जैसे के वैसे लिखने का, अपॉन में अंडर रूट में आएगा x का कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट कितना 0, तो 0 का स्क्वायर। ये बेसिकली PM क्या हो जाएगा, x प्लस a। PM क्या हो गया, x प्लस a, ये मॉड के अंदर आ जाएगा। चलो PM आ गया, PS भी आ गया, दोनों कैसे इक्वल है, दोनों कैसे, PS इज इक्वल्स टू PM। सो PS है अंडर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस a। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, इसको ओपन किया तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको भी ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ से x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2x उस साइड जाएगा तो प्लस 2x होगा, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4ax। तो ये क्या आ गया अपना पैराबोला का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो ये जो पैराबोला है आपका, ये पैराबोला, इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग इक्वेशन होते हैं, तो यहाँ पे भी है पैराबोला का इक्वेशन। कंडीशन क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है, तो इस और ये इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, ये जो पॉइंट होता है ना इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पर है, इसका ओरिजिन पे है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, है ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ध्यान रखना कि इस पैराबोला के लिए, कौन सा पैराबोला है, ये किसके अलॉन्ग में है, x एक्सिस के अलॉन्ग में। कौन से x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। अच्छा तो इसका मतलब क्या और भी कोई पैराबोला होता है क्या, हाँ और भी कोई पैराबोला होता है, फिलहाल ये समझ लो, ठीक है। अच्छा ये डेरिवेशन अपने को ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा, डेरिवेशन अपने को मतलब नहीं, सिर्फ अपने को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या है पैराबोला का इक्वेशन है, ये ध्यान रखना है, और किस पैराबोला का इक्वेशन है ये ध्यान रखना है। ओके ठीक है, ये हो गया पैराबोला। एक पैराबोला ऐसा भी बनेगा, फिर
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पैराबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, लेकिन कौन सी एक्स एक्सिस? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, लेकिन कौन सी एक्स एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका फोकस कहां पे रहेगा? यहाँ पे भी होगा, कोऑर्डिनेट -a,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? a,0, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी इधर, डायरेक्ट। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? a डिस्टेंस, क्योंकि देखो ओरिजिन से फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है? a है, तो x के कोऑर्डिनेट -a,0। -a क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस भी a है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x = a प्लस a, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो x -a = 0। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन y² = -4ax होगा, ठीक है। चलो याद कैसे रखना है? अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, तो y² = 4ax। अगर पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = -4x, नेगेटिव एक्स एक्सिस -4x, पॉजिटिव एक्स एक्सिस +4x। अगर पैराबोला ऐसा होता, ये पैराबोला और ये डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन क्या होता? इसका इक्वेशन आता है x² = 4b/, x² = 4b/, क्योंकि यहाँ पे तो भी फोकस्ड होगा और इसके कोऑर्डिनेट 0,b, इसके कोऑर्डिनेट 0,b लिया, ठीक है। पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग में, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग में, तो y² = 4b/। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा b, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? y = -b होगा, क्योंकि y डिस्टेंस पे, देखो ये कौन सा डिस्टेंस है? y। कितना डिस्टेंस है? b है, तो y = -b। माइनस क्यों लगा? क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग में, ये देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, एक पैराबोला ऐसा भी होगा फिर इधर नीचे में, तो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी ऊपर, तो अब आप इसका इक्वेशन बता सकते हो? ओके, बता सकते हो। क्या है इसका इक्वेशन? x² = -4by, x² = -4by, और इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? y = b, y = b आ जाएगा, ठीक है। वैसे 4 पैराबोलास होते हैं जिसका अपने को इक्वेशन ध्यान रखना है, ओके ओके। तो इस तरीके से 4 पैराबोला होते हैं। चलो चारों पैराबोला को ठीक से और एक बार देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, फर्स्ट पैराबोला, ये है फर्स्ट पैराबोला। आप सिर्फ ये समझो कि कौन सा पैराबोला किस एक्सिस के अलॉन्ग में है और उसका इक्वेशन क्या है। जैसे ये देखो, ये पहला पैराबोला हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पैराबोला, ये किसके अलॉन्ग में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, ये हो गया ओरिजिन। तो इस पैराबोला का इक्वेशन किसके अलॉन्ग में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो y² = 4ax होगा, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स रहेगी ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? x = -a, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस a होता है, ओरिजिन से फोकस तक का और ओरिजिन से फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन x = -a, ओके। ये सेकंड पैराबोला जो किसके अलॉन्ग में है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y² = -4ax, तो ये रहेगी डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस b होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x = पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे है, कितना डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस पे है, a डिस्टेंस पे, तो x = a, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x - a = 0, ओके। ये थर्ड पैराबोला देखो, थर्ड पैराबोला किसके अलॉन्ग में है? पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग में, किसके अलॉन्ग में? पॉजिटिव y एक्सिस। जी, यहाँ पे हमने जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए? 0,b लिए, मतलब यहाँ ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है? b है, ये डिस्टेंस कितना है? b। तो किसके अलॉन्ग में? पहले ये पूछना, खुद से सवाल पूछो, किसके अलॉन्ग में है? y एक्सिस का अलॉन्ग में। कौन सी y एक्सिस? पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये आएगा x² = 4by, ठीक है। देखो ये y, इधर ध्यान रखो, इधर जिस एक्सिस का अलॉन्ग में है वो वेरिएबल इधर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
अच्छा ये रहेगी डायरेक्ट, ये कितना डिस्टेंस है, b डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, y कितना b है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस b आएगा। माइनस b क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये देखो ये भी पैराबोला है, ये ओरिजिन हो गया, ओके ये डिस्टेंस कितना रहेगा, b रहेगा, तो s के कोऑर्डिनेट 0, -b किसके अलोंग में है, किसके अलोंग में, y एक्सिस के, कौन सा एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x² इज इक्वल टू -4by, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स रहेगी ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स रहेगी ऊपर कितने डिस्टेंस पे, अगेन b डिस्टेंस पे रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b। तो आई होप कि आपको चारों पैराबोला बहुत अच्छे से समझे होंगे, आपको उनके इक्वेशंस ध्यान रखना है और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और भी है, ठीक है, ध्यान से सुनो वो क्या है। अब एक लाइन है जो फोकस से पास हो रही है इस तरीके से, और वो एक्स एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, फोकस से, किसको परपेंडिकुलर है, एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टस रेक्टम, क्या बोलते हैं इसको, लैक्टस रेक्टम, ठीक है। तो लैक्टस रेक्टम क्या होती है, एक लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और एक्स एक्सिस को क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, तो इसका इक्वेशन लैटिस रेक्टम का इक्वेशन x इज इक्वल टू a हो जाएगा, x एक्सिस पे है ना, कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। अच्छा तो वैसे लैटिस रेक्टम इधर भी रहेगी, ये फोकस, ये हो गया आपके लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -a होगा, क्योंकि कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे ये भी एक लैटिस रेक्टम हो जाएगी, एक लाइन जो फोकस से पास होती है y एक्सिस को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं लैक्टस रेक्टम। तो इस लैक्टस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे, किसके अलोंग में, y के अलोंग में, y इज इक्वल टू पॉजिटिव b, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लैक्टस रेक्टम हो जाएगी जो फोकस से पास होती है, लैक्टस रेक्टम, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -b हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चारों पैराबोला बहुत ही क्लियर कट होने चाहिए, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं चारों पैराबोला के लिए, ठीक है। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, किस एक्सिस के अलोंग में है, एक्स एक्सिस, तो y² इज इक्वल टू 4x, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव है तो y² इज इक्वल टू -4x, पॉजिटिव y एक्सिस है तो x² इज इक्वल टू 4by, नेगेटिव y एक्सिस है तो x² इज इक्वल टू -4by, और फिर डायरेक्ट्रिक्स और लैटिस रेक्टम, ये चारों पैराबोला बहुत क्लियर कट होने चाहिए, ओके ठीक। ओके तो अभी हमने देखा कि पैराबोला क्या होते हैं, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट कर्व का नॉलेज होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं एलिप्स, तो आपको लाइन का नॉलेज होना चाहिए, सर्कल का नॉलेज होना चाहिए, साइन कर्व का नॉलेज होना चाहिए, कॉस कर्व का नॉलेज होना चाहिए, पैराबोला के चारों इक्वेशन पता होने चाहिए, और एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से दिखा देता है एलिप्स, ये एक एलिप्स है और ये भी एक एलिप्स है, ठीक है। इसको ये हो गया एलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और एक कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। अब इसमें ध्यान दो, ये जो दिख रहा है आपको a डैश, a और a डैश, इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं उसको, मेजर एक्सिस। और ये b और b डैश, b और b डैश, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। ओके तो ये हो गया ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस होता है a, तो ये डिस्टेंस भी रहेगा a, ठीक है। मतलब जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। अच्छा ये डिस्टेंस को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, स्मॉल b, तो ये टोटल माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका इक्वेशन था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। एलिप्स का इक्वेशन x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें a जो है b से ग्रेटर होता है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है मतलब वो कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2a। अच्छा इसमें a डैश क्या रहेगा,
ए और ए डैश क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, और बी और बी डैश क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, बी और बी डैश क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। अगर माइनर एक्सिस की लेंथ पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ पूछी जाए, ये डिस्टेंस है b, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है b, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2b। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे b जो है a से ग्रेटर होता है। अब आपको देखो, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या कि सर दोनों की इक्वेशन तो सेम ही है, दोनों की इक्वेशन सेम है, तो जो हमें इक्वेशन दिया होगा वो कैसे पता करें कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है। तो आप ए और बी को देखो, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर आ गई, ए की वैल्यू बी से ग्रेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ए बी से ग्रेटर है तो कौन सा एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अगर ये बी है और ये ए है, अगर बी की वैल्यू ए से ग्रेटर आ गई तो कौन सा एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो एरिया होता है, ये एरिया कितना, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये चारों एरिया सिमेट्रिक होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एरिया 2 है इतना, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो टोटल एलिप्स का एरिया कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, जैसे मान ये भी यहाँ पे भी सेम, ये एरिया सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। तो आप जैसे मान लो आपने इतना एरिया फाइंड आउट किया, ये एरिया आ गया आपका 3, तो ये भी एरिया 3 होगा, ये भी एरिया 3 होगा, ये भी एरिया 3 हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, इनका नॉलेज होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब तक हमने कुछ बेसिक कर्व का नॉलेज ले लिया, क्योंकि जब तक आपको उन कर्व का नॉलेज नहीं होगा, उनकी इक्वेशन क्या है, पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है, सर्कल क्या है, तब तक आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। ठीक है, एक्चुअल चैप्टर पे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में। ठीक है, और एक ही तरह का पैटर्न फॉलो होता है हर एक क्वेश्चन पे। बस आप अपना बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, जो मैंने डिफरेंट कर्व बताया उसको अच्छे से समझो, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। 2 टॉपिक है और एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें से पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ओके, चलो ध्यान से। एरिया अंडर द कर्व। जैसे मान लो यहाँ कर्व दिया है, ये कर्व दिया है। ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है। जैसे मान लो इसका इक्वेशन है y = f of x। अब ये कर्व साइन भी हो सकता है, साइन कर्व भी हो सकता है, कॉस कर्व भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। ये एक लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इन जनरल इस कर्व को क्या मान रहे हैं कि कर्व का इक्वेशन क्या है, y = f of x। ठीक है, अब इस कर्व में जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू a है और x की वैल्यू b है। ठीक है, और ये हो गई आपकी x एक्सिस। तो ये जो कर्व है, ये कर्व ने x = a से x = b और x एक्सिस के साथ मिलकर कितना एरिया कवर किया है, ये एरिया कवर किया है इसने। समझी बात? जैसे देखो ये हो गया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, मान लो कुछ इस टाइप का है पैराबोला, तो यहाँ पर है x = 4, यहाँ पर है x = 6 और यहाँ पर है x एक्सिस। तो ये हो गया पैराबोला। तो इस पैराबोला ने x = 4, x = 6 और x एक्सिस के साथ मिलकर इतना एरिया कवर किया। तो ये एरिया कितना, वही अपने को फाइंड आउट करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपली एरिया का फॉर्मूला क्या है, पहले लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक, a से b तक, a to b। मतलब उस कर्व ने कहां से कहां तक x एक्सिस के लॉन्ग में किस x के पॉइंट से किस x के पॉइंट तक एरिया कवर किया है, तो उसकी लिमिट आएगी a to b और यहाँ पे आएगा y dx। क्या आ जाएगा, y dx। बस आपको ये इतना ध्यान रखना है, एरिया ऑफ कर्व का फॉर्मूला a to b y dx। y मतलब क्या, ये इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगा।
तो ये होता है एरिया ऑफ कर्व का फॉर्मूला, a to b by dx। ठीक है, ओके ओके। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या देखा कि एरिया अंडर द कर्व, मतलब उस कर्व के नीचे का एरिया कितना होगा, वो फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब एक सेकंड टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व। एरिया बिटवीन टू कर्व मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपको ये एक कर्व दिया है, ये कर्व दिया है, लेट्स से y1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये एक कर्व दिया है, और एक सेकेंड कर्व दिया है, लेट्स से y2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x। ऐसे दो कर्व अपने को दिया है, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकते हैं। तो हमें पूछा गया कि इन दोनों कर्व में देखो, ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, इन दोनों ने मिलकर देखो कितना एरिया कवर किया है, अपने को ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू a है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू b है। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है इतना। ठीक है, ये पहला कर्व हो गया ना, ये फर्स्ट कर्व हो गया और ये सेकेंड कर्व हो गया। तो देखो ये फर्स्ट कर्व ने कहां से कहा था, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक, ये इतना एरिया कवर किया फर्स्ट वाले कर्व ने, इतना एरिया कवर किया। और सेकेंड ये जो कर्व है, सेकेंड कर्व ने x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक ये इतना एरिया कवर किया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट एरिया है ध्यान से, ये फर्स्ट कर्व है, यहां से यहां तक इतना एरिया किसने कवर किया है, फर्स्ट वाले कर्व में। ये फर्स्ट कर्व में इतना एरिया कवर किया है और ये सेकेंड कर्व हो गया, तो सेकेंड कर्व में यहां से यहां तक इतना एरिया। तो पहले टोटल कर्व में से हम लोग इतना एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा a to b, कहां से कहां तक, a से b तक। पहले वाला कर्व मतलब y1 माइनस क्या करना, सेकेंड कर्व y2, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको ना मॉड लगा देना, ठीक है ना, मॉड लगा देना। मॉड क्यों, क्या हो सकता है एरिया नेगेटिव आ जाए आपका, ठीक है, हो सकता है आप छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, नेगेटिव आ सकता है, बट एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसको मॉड लगाते हैं। तो बस ये दो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से समझो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल के हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट कंडीशन है कि आपको इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते तो आपको और थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है करके। ठीक है, थोड़ा सा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, जो आपके टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो एक ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए, और वो काफी सिंपल आता है। सिर्फ आप अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व दिया है अपने को, y is equals to x square and the y and x axis and x equals to 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो गिवन कर्व क्या दिया है, गिवन कर्व y is equals to x square। ठीक है, y is equals to x square। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है ना, ये है क्या। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पैराबोला। क्या दिखाई दे रहा है, पैराबोला। बहुत से स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि पैराबोला का है, ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। x square is equals to 4by तो था, x square is equals to 4by था ना, तो हो सकता है कि b की वैल्यू कितनी हो, 1/4 हो, तो x square is equals to कितना हो जाएगा, y। तो ये क्या लिखा है आपका, x square is equals to y ही तो लिखा है, ठीक है ना, y is equals to x square लिखना यानी x square is equals to y लिखना। तो ये बेसिकली क्या है, पैराबोला है। अच्छा, पैराबोला तो है, ठीक है, कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला याद करो, x square is equals to y, कौन सा पैराबोला है, along y axis वाला पैराबोला। कौन सा पैराबोला, along y axis। ठीक है ना, ये हो गया वो पैराबोला along y axis। ओके, ठीक है, तो ये पैराबोला y axis, ये है आपकी y axis।
ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, और x इक्वल्स टू 3 की लाइन, x इक्वल्स टू 3 की लाइन, तो यहाँ पे तो x को 0 की है, तो x इक्वल्स टू 3 की लाइन यहाँ पे कैसी भी होगी, ठीक है। तो अपने को एक ऐसा एरिया निकालना है जो किसने कवर किया, पैराबोला ने, और किसने y एक्सिस ने, और किसने x एक्सिस ने, और किसने x इक्वल्स टू 3 ने। तो इन चारों ने मिलकर जो एरिया कवर किया है वो एरिया अपने को फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं कि एरिया आप सिर्फ बाउंडेड रीजन का ही निकाल सकते हैं, अनबाउंडेड रीजन का नहीं निकाल सकते। अभी अनबाउंडेड बाउंडेड क्या है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इतना, अगर मैं आपको बोलूं ये कैसा अनबाउंडेड है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलूं कि ये देखो ये इतना बाउंडेड है, तो आप एरिया किसका निकाल सकते हैं, सिर्फ बाउंडेड रीजन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे कौन सा एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो ये देखो ये कर्व हो गया आपका, देखो पैराबोला, ये लाइन हो गई आपकी, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। तो इन चारों ने मिलकर कौन सा एरिया कवर किया, ये देखो इतना एरिया कवर किया, ये एक्चुअली ऐसा आता है ना ये, तो इन चारों ने मिलकर देखो ये एरिया कवर किया, देखो ये एरिया कैसा बाउंडेड भी है, तो अपने को यही एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। तो चलो ये तो पता चल गया कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होता है रीजन डिसाइड करना। एक बार आप रीजन पता कर लो कि कौन सा रीजन हमें फाइंड आउट करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब ये जो एरिया फाइंड आउट करना है उसमें कहां से कहां तक, ये भी देखो x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक, x का वैल्यू 3 तक, 0 से लेके 3 तक किसने कवर किया है, किसने कवर किया, पैराबोला ने, तो y dx आता है। तो पैराबोला से y कितना आता है, पैराबोला से y कितना आता है 0 से 3, y कितना है x² dx, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, पहले ये समझो कि ये कौन है आपका पैराबोला, कौन सा पैराबोला, y x² वाला पैराबोला है। इसी ने ये एरिया कवर किया, ये जो इतना एरिया फाइंड आउट करना, जो एरिया हमें फाइंड आउट करना वो किसने कवर किया, पैराबोला ने। कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक किसने कवर किया, पैराबोला ने। तो पैराबोला का y आएगा, और y ने कितना x², ठीक है। बस x² का इंटीग्रेशन x³/3, और लिमिट कितनी आएगी, लिमिट आ जाएगी 0 to 3। पहले रखेंगे अपर लिमिट 3 का क्यूब 27/3, 0 रखने पे 0 होगा, आंसर कितना आएगा आपका 9, आंसर कितना था 9, यूनिट लगा तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये रहेगा अपना आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, पहले तो डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरुआत में, ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ठीक है हाई कुछ भी नहीं, इसमें कोई दम नहीं है इस चैप्टर में। बस आप डायग्राम ठीक से निकालना सीखो, और उसका बेसिक कंसेप्ट कि कौन सा एरिया निकालना है, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, किसने कवर किया, ये कुछ बातें जो शुरुआत में आपको ध्यान देनी है, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व क्या दिया है, y = -x², कर्व क्या दिया है, y = -x², मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² - y, ठीक, ताकि ये देखने के बाद आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए कि ये क्या है, पैराबोला है, क्या है, पैराबोला, ठीक है। कौन सा पैराबोला, कौन सा पैराबोला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि माइनस साइन है, ये हो गया वो पैराबोला, ठीक है। पैराबोला एक्स एक्सिस, मतलब पैराबोला ने एक्स एक्सिस ने एंड द x = 1 एंड x = 4, x = 1 और x = 4 की लाइन, तो मान लो यहाँ पे कहते हैं 1 होगा, x के लिए 1 होगी, तो ये लाइन होगी x = 1 की, और यहाँ पे तो 4 होगा, तो ये होगी x = 4 की लाइन। तो देखो किन किन लोगों ने, पैराबोला ने, एक्स एक्सिस ने, x = 1 की लाइन में, और x = 4 की लाइन में, तो इन चारों ने मिलके जो एरिया बाउंड किया है, बाउंड का मतलब पैक किया है, वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये x एक्सिस हो गई, ये हो गई x एक्सिस, ये देखो ये x = 1 की लाइन हो गई, x = 4 की लाइन हो गई, और ये पैराबोला हो गया। देखो इन चारों ने मिलकर यही एक एरिया है जो बाउंड किया है, बाउंड का मतलब पैक किया, चारों तरफ से पैक किया, और भी पैक हुआ है क्या, अगर आप और बाकी और ध्यान से देखोगे
तो और कोई एरिया इन चारों ने मिलकर पैक किया है क्या? इन चारों ने मिलकर और कोई एरिया पैक किया? कुछ बच्चों का डाउट इस पे आ सकता है कि सर ये भी तो एरिया पैक हुआ है, ठीक है, पर इस पे ध्यान दो, इस पे सिर्फ तीन ही चीजें आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है, पैराबोला आ रहा है और x इक्वल्स टू 1 की लाइन आ रही है। चारों चीजों में मिलकर, चारों लोगों ने मिलकर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, ये पैराबोला और x एक्सिस चारों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। सोचो कहां से कहां तक ये जो एरिया बाउंड हुआ है, ये जो एरिया बाउंड हुआ है कहां से हुआ है? x इक्वल्स टू 1 से कहां तक हुआ है? 4 तक। किसने किया? पैराबोला। तो पैराबोला का y और पैराबोला का y कितना आएगा? ये आएगा 1 से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x क्यूब बाई 3, 1 से लेके 4, ठीक है। पहले रखेंगे अपर लिमिट 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 बाई 3 माइनस 1 का क्यूब 1 बाई 3, ये कितना आ रहा है? यह आ रहा है 63 बाई 3, 63 बाई 3, ये कितना होगा? माइनस 21, माइनस 21। बट एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अपने क्या करना? पॉजिटिव एरिया लिखना। तो कितना? 21 स्क्वायर यूनिट। फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 21 स्क्वायर यूनिट। ओके, आई होप कि थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आ रही है आपको तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करते आता है करके या आ जाएगा करके, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है और आपको और थोड़ी बहुत नॉलेज भी आपको इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से आएगी, तो ध्यान से देखना। क्या बोला यहाँ पे? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू x। देखो एक लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी y इज इक्वल्स टू x से कैसी लाइन बनती है? एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है और दूसरे क्वाड्रेंट से, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होती है, ठीक है। ये लाइन होगी, कौन सी लाइन है अपने? y इज इक्वल्स टू x की लाइन, x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस होगी, x एक्सिस। फिर x इक्वल्स टू x एक्सिस, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, यहाँ पे तो भी -1 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो भी -1 होगा। ये लाइन हो गई आपकी कौन सी? x इक्वल्स टू -1 की लाइन हो गई और x इक्वल्स टू 4 की लाइन हो गई, यहाँ पे तो भी 4 होगा आपका, ये हो गया आपकी x इक्वल्स टू 4 की लाइन, x इक्वल्स टू 4। तो हमें ऐसा रीजन देखना और वो भी क्या? बाउंडेड, जो किसने? इन चारों ने मिलके कवर किया, इन चारों ने मिलके कवर किया। तो चलो देखो, ये लाइन होगी आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1 -1, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 4, ये होगी आपकी x एक्सिस, ये होगी आपकी लाइन, कौन सी लाइन? y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन। अगर मैं आपको पूछूं कि इन्होंने कौन सा एरिया कवर किया, आप बोलोगे किसका? देखो ये एरिया भी इसने कवर किया है, देखो इसमें x एक्सिस आ गई, y इज इक्वल्स टू x की लाइन भी आई, x इक्वल्स टू -1 भी आ गया और साथ ही साथ ये भी एरिया आएगा, ठीक है। देखो इसमें भी लाइन आ गई, देखो आगे लाइन x इक्वल्स टू 4 की लाइन भी आ गई और x एक्सिस भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, x की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, बाउंडेड रीजन, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं कि ये एरिया निकाले कैसे, ठीक है ना, ये एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस एरिया को, ये टोटल एरिया हमें निकालना है, ये प्लस ये टोटल है, तो सबसे पहले हमें इतना एरिया निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये एरिया निकालते हैं और दोनों एरिया को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बट कुछ बातें इसमें नोटिस कर, आप डायरेक्टली ऐसा मत कर देना कि सर ठीक है आपने तो बोला था कहाँ से -1 से लेके कहाँ तक? 4 तक, तो डायरेक्ट -1 से लेके 4 तक ले लो, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने डायरेक्ट x इक्वल्स टू -1 से लेके 4 तक अगर लिया तो गलत ही हो जाएगा। अच्छा, क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो इसमें कुछ पार्ट जो है ना, कुछ पार्ट जो है नीचे में है और कुछ पार्ट जो है ऊपर में है।
तो ये जो एरिया आएगा, ये एरिया आएगा नेगेटिव क्वांटिटी में, इसमें आएगा नेगेटिव क्वांटिटी में, और ये एरिया आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका मान लो ये एरिया कितना आ गया -1 और ये एरिया आ गया मान लो कि 3, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, जो हो जाएगा गलत। गलत कैसे? क्योंकि ये एरिया -1 आ गया तो हम उसको क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, गड़बड़ होगा ही आपका। इसलिए आपको कैसे सॉल्व करना, पहले इतना एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। ये एरिया कहां से कहां तक है, ये जो एरिया कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक किसने कवर किया, लाइन ने। कौन सी लाइन, y की लाइन। फिर प्लस करो ये एरिया उसमें। अच्छा ये एरिया कहां से कवर हुआ है, 0 से लेके 4 तक कवर हुआ है, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेकर 4 तक किसने कवर किया, लाइन ने, y dx, ठीक है। अब यहां से आपका आंसर करेक्ट आएगा, -1 से लेके 0, y यानी क्या, x dx प्लस 0 से लेके 4 x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट आएगी -1 to 0 प्लस x²/2 लिमिट आएगी 0 से लेके 4। जब मैं पहले अपर लिमिट रखूंगा 0 तो 0 ही होगा, माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1/2, ये कितना आएगा 1/2 प्लस फिर रखेंगे 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 0 रखने पे 0 हो जाएगा। तो ये कितना देगा अपने को आंसर, -1/2, और ये कितना देगा अपने को 8, ठीक है। अब देखो अब गड़बड़ी क्या होगी, ये कितना आ गया आपका आंसर -1/2 और ये कितना आया 8, और ये -1/2 क्या एरिया है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, और एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो इस -1/2 का आपको क्या करना है, मॉड लगाना है, ठीक है। -1/2 को मॉड लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा +8, तो बेसिकली कितना आएगा आपके पास 17/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे छोटी मोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है कि ये एरिया आपका नेगेटिव आएगा ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये एरिया नीचे में है, पर वो नेगेटिव आएगा तो उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। और ये एरिया ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ऊपर में, देखो ऐसा हुआ भी आपके साथ, ये एरिया -1/2 और ये एरिया 8 आया, ये तो पॉजिटिव है बट ये क्या है, नेगेटिव। डायरेक्ट अगर ऐड करते तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रहेगा ये सारी चीजें, ओके ओके। आई होप कि आपको लास्ट क्वेश्चन समझा होगा, उसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, फिर से उस पर सोचो कि क्या हुआ, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से उसको देखो, बार बार देखो, तब तक देखो जब तक आपको पूरा क्लियर कट ना समझ में आए, ठीक है। वीडियोस का यही एक फायदा है कि ये लाइव क्लासेस से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस जब हम लोग आमने सामने होते हैं तो जैसे मान लो आपको क्लास में कोई चीज नहीं समझे तो आप घर पे रहकर उसी चीज को फिर से एक बार रिकॉल नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट वीडियो में क्या होता है कि अगर आपको नहीं समझा तो उतना पार्ट फिर से रिवाइंड करके फिर से आप समझ सकते हो, ये एक फायदा होता है वीडियो क्लासेस का, ओके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, फाइंड द एरिया enclosed between x axis and the curve y is equals to sin x from x equals to 0 to x equals to 2 pi। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, sin y is equals to sin x, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। ये भी मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ कितना होता है पाई, यहाँ कितना होता है 2 पाई। तो ये हो गया आपका साइन कर्व, y is equals to sin x का ग्राफ। ये होगी आपकी x एक्सिस, तो कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये हो गया 0 से लेके पाई तक और फिर यहाँ तक, तो इतना एरिया फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, ये जितना एरिया अपने को फाइंड आउट करना है इसमें से कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है, ठीक है। फिर से हम इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रीवियस वाला। कहां से कहां तक जाएंगे, सबसे पहले 0 से लेके पाई तक जाएंगे, 0 से लेके पाई तक, ठीक है, 0 से लेके पाई y dx,
एक काम एक कर सकते हो, देखो ये दोनों एरिया सेम होते हैं, ये एरिया, ये इतना एरिया और ये एरिया सेम होता है, तो आप इतना एरिया फाइंड आउट कर लो, इतना एरिया फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 0 से लेके 2 पाई तक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन 0 से लेके 3 पाई होता तो एक और आता, ठीक है, 4 पाई होता तो एक और आता, तो ऐसा हर एक बार करना पॉसिबल नहीं है। एक एरिया फाइंड आउट करो, उसको अगर 2 पाई तक निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 पाई तक निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई तक निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, जितने ऐसे कर्व आते जाएंगे उतने मल्टीप्लाई करते जाओ। समझा क्या करने वाले हम लोग? हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच होगा कि पहले हम 0 से लेकर पाई तक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, वो जितना भी एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर हमारा ये एरिया भी साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक कौन कवर कर रहा है? y sin x, ठीक है, y, और आगे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। 2 क्यों लगाया समझो? क्योंकि मुझे ये एरिया भी उसमें ऐड करना है, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 2, 0 टू पाई, y यानी कितना है? sin x है। अच्छा, इंटीग्रेशन सबको आता ही होगा, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलो, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos x, 0 से लेके पाई। सो 2 पहले रखेंगे अपर लिमिट, पाई रखा, तो ये हो गया। देखो ये यहाँ पे भी बहुत से बच्चे ना गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी क्या होती है? पहले पाई तो रख देते हैं, यानी कि ऐसा माइनस कॉस पाई, फिर माइनस, फिर कॉस 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, इसलिए आप क्या करो, ये जो माइनस दिख रहा है इसको पहले ही बाहर ले लो, यानी कि -2। अब क्या बचा? कॉस एक्स, 0 से लेके पाई, -2। अब आप रखो पहले अपर लिमिट रखो cos पाई माइनस, फिर रखो लोअर लिमिट cos 0, सो -2। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये कितना आएगा? एरिया कितना आएगा? -1 -1 -2 4 स्क्वायर यूनिट, ये टोटल एरिया कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया कितना होगा? 2 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। ये एरिया भी कितना होगा? 2 स्क्वायर यूनिट होगा। तो अगर मान लो ये भी आता तो ये भी कितना होता? 2 स्क्वायर यूनिट होता। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेके पाई तक का एरिया कितना होता है? 2 स्क्वायर यूनिट होता है। 0 से लेके पाई तक का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट। तो अगर मैं बोलता हूँ 0 से लेके 2 पाई बाय 2 तक का एरिया कितना होता, तो मैं आपको आधा एरिया पूछ रहा हूँ, पाई बाय 2 तक का एरिया। टोटल एरिया कितना है? 2 स्क्वायर यूनिट। पाई बाय 2 तक का ये कितना एरिया कितना होता? 1 स्क्वायर यूनिट। कितना होता? 1 स्क्वायर यूनिट। 0 से लेके पाई बाय 2 तक होता है 1 स्क्वायर यूनिट, 0 से लेके पाई तक होता है 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक समझो आप अच्छे से, ओके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर पे, आई होप कि आप सब लोगों ने नोट्स को डाउनलोड किए होंगे, टेक्स्ट बुक आपने डाउनलोड की होगी। आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 5.1 के पहले 5 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 के पहले 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। तो ये जो वीडियोस है हमारे, ये वीडियोस टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब पे भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप अभी आप वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप जाओ, अपना रेडियन कोचिंग क्लासेस का चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ वहाँ पे एक बेल आइकॉन होता है, उस बेल आइकॉन को प्रेस भी करना होता है, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको कि हाँ सर ने आज ये वीडियो अपलोड किया है।
ये वीडियो अपलोड किया। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना ही है और वीडियो को लाइक भी करो और बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने महाराष्ट्र बोर्ड का डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आए। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग ये चीजों को करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। ओके, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।